हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। मैं हूं विनीता वर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट टीजीटी होम साइंस। आज का वीडियो खास है क्योंकि हम यूपी टीजीटी होम साइंस की तैयारी के लिए जो है धीरे धीरे कुछ नई जो है स्टडीज बना रहे हैं आपके लिए, और जो है जिस पर हम जुड़ेंगे और तैयारी करेंगे। तो तैयार हो जाइए कुछ धमाकेदार सीखने के लिए, और अभी तक की जो आपने जितनी भी तैयारी की है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा तेज करने के लिए। ये होगी 50 डे की सीरीज हमारी, और जो आज इसका हो जाएगा जो है फर्स्ट डे। तो इससे हम क्या करेंगे, डेली डेली प्रैक्टिस अपना करते रहेंगे। और अभी जो हम पढ़ा रहे थे, जो सीरीज थी हमारी 50 क्वेश्चन की, वो भी जो है आपको मिलती रहेगी। तो उसकी अलग जो है हम बना देंगे प्लेलिस्ट, और इसकी अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो चलिए इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये सीरीज। हमारी सीरीज का पहला प्रश्न है, प्रोटीन के बायोमोलिकुलर संरचना का वर्णन कीजिए। ये जो है तो इसके देख लेते हैं। हमारा है ऑप्शन, पेप्टाइड बांड से जुड़ी हुई अमीनो एसिड्स। बी है न्यूक्लियोटाइड्स के संयोजन से बनी संरचना। सी है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण से बनी संरचना। डी है धातुओं से जुड़ी हुई संरचना। तो देखिए, प्रोटीन का बायोकेमिकल्स, ये जो है क्या है, छोटे छोटे बॉन्ड्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और उन बॉन्ड्स को ही क्या कहते हैं हम, पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। इन्हीं से जुड़ी हुई एक संरचना होती है जो कि प्रोटीन जो है, जिनकी छोटी छोटी, और इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, अमीनो एसिड्स, और यही सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं जो कि हमारा पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। फिर इसके बाद देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये देख लेते हैं हमारे ऑप्शन। ए है रतौंधी, बी है स्कर्वी, सी है रिक्टस, डी है पेलाग्रा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, रतौंधी। और देखिए, स्कर्वी जो होता है वो हमारा होता है विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स होता है हमारा विटामिन डी की कमी से, बिलाग्रा होता है हमारा विटामिन बी की कमी से, है ना। इस तरह से जो है सारा हम देख लेते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोत कौन से हैं, है ना। तो ये हमारे ऑप्शन है, ए है दालें, बी है अनाज और फल, सी है मांस और मछली, डी है दूध और अनाज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनाज और फल। इनसे हमको देखिए, अनाज से ही कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है, फलों से भी हमें मतलब मिनरल्स कह सकते हैं, फाइबर्स, लेकिन जो है और जो है प्रोटीन वगैरह जो है मछली और मांस, ये आपका आ जाएगा प्रोटीन युक्त से। दूध और दूध के उत्पाद भी आ जाएगा वो कैल्शियम से। दालें भी प्रोटीन में आएंगी, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स में जो है अनाज है, लेकिन इसमें फल भी है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर है हमारा अगला प्रश्न आज का, आयरन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन हमारे हैं एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी, टाइफाइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एनीमिया, है ना। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, और बताया है हमने कि एनीमिया के दो प्रकार हैं, एक है पर्नीशियस एनीमिया और एक है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है, ये विटामिन B9 की कमी से होती है, जिसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। और जो ये विटामिन B12 की कमी से होती है, ये होती है मेगलोब्लास्टिक, सॉरी, पर्नीशियस एनीमिया। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और हम अभी आगे बताते चल रहे हैं कि रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी होता है सी की कमी से, और टाइफाइड एक जो है कह सकते हैं बुखार है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हमारे ऑप्शन हैं, हम बताते चल रहे हैं, गाजर, संतरा, आलू, मांस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, संतरा, क्योंकि ये खट्टा होता है और खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। और तो इसमें, और गाजर क्या हो जाएगा, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाएगा, क्योंकि विटामिन ए जो है प्रो विटामिन है, और ये जो है दो फॉर्म में होता है, एक आपका कह सकते हैं कैरोटीन, और एक होता है रेटिनाल। तो रेटिनाल जो होता है वो हमें प्राणी जगत से प्राप्त होता है, और जो कैरोटीन होता है वो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। रेटिनाल के फॉर्म में उसको खाते हैं, फिर वो जा करके हमारे विटामिन ए में
कन्वर्ट होता है। तो जिनको हम सीधे फॉर्म में नहीं खाते हैं और जो है अंदर जाकर के अंदर परिवर्तित होता है, वो प्रोविटामिन की जो है, और आलू जो है हमारा, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्लोरोफिल किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो हमारे ऑप्शन है फलों में, या कह सकते हैं फलों में पाया जाता है, फिर बी है हरी पत्तियों में, फिर सी है मांस में, फिर है विटामिन डी फलियों में। तो आप जान रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हरी पत्तियों में। फिर देखिए अगला प्रश्न है, फाइबर का क्या कार्य होता है? तो फाइबर का क्या कार्य है? ऑप्शन हमारे हैं, ए ऊर्जा प्रदान करना, बी पाचन क्रिया को सुधारना, डी हड्डियों को मजबूत करना, सॉरी सी है हड्डियों को मजबूत करना, और डी है रक्तचाप को नियंत्रित करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पाचन क्रिया को सुधारना। क्योंकि देखिए फाइबर्स जो हमारे होते हैं उन रेशे जो हमको प्राप्त होते हैं, रेशेदार फल हो गया, सब्जी हो गई, और जैसे कि साबुत अनाज जो मोटे होते हैं उनके छिलके वगैरह से, तो इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या कोई अन्य चीज़ें नहीं मिलती हैं। सिर्फ ये हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, हमारी चयापचय दर को कह सकते हैं जो है बढ़ा देते हैं, जो अंदर जो है हमारी आंत होती है उसकी सफाई अच्छे से हो जाती है। तो पाचन क्रिया को सुधारना इसका आंसर हो जाएगा। हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है, तो इनको कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए हमें जो है प्रत्येक फाइबर्स, मिनरल्स खाने हैं, और सोडियम की मात्रा को बिल्कुल बैलेंस में रखना होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, संतुलित आहार का क्या अर्थ है? तो देखिए क्या अर्थ है, ऑप्शन हमारे हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन, सभी पोषक तत्वों का उचित अनुपात में सेवन, फिर है केवल प्रोटीन का सेवन, फिर डी है केवल वसा का सेवन, है ना। तो जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर हमारा, जो है ऑप्शन बी, सभी पोषक तत्व का उचित अनुपात में सेवन। जब हम सारे जो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि केवल कार्बोहाइड्रेट जब हम सेवन करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, केवल वसा और केवल प्रोटीन, तो सिर्फ केवल, वैसे भी केवल निगेटिव शब्द है, सिर्फ केवल जहाँ लग जाता है तो वो आंसर नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और देखिए देख लेते हैं विटामिन मिनरल्स जो है ट्रेस अमाउंट क्या है, या कह देते हैं एडल्ट का कितना अमाउंट होना चाहिए। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसका जो है 50 से 60% तक का होना चाहिए। फैट्स जो हमें लेनी चाहिए, या कह सकते हैं आईडिया के अकॉर्डिंग लगभग कितना होना चाहिए, तो 20 से 35% तक का होना चाहिए। और जो ये प्रोटीन है इसका सेवन हमें 10 से 35% तक होना चाहिए। विटामिन मिनरल्स मतलब कह सकते हैं बहुत ही सूक्ष्म मात्रिक है हमारे लिए, तो बहुत ही कम इसका अमाउंट होता है। तो जो है इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सभी पोषक तत्वों का उचित में अनुपात में सेवन जब हम करेंगे तो वही हमारा संतुलित आहार हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राइट्स का मुख्य कारण, सॉरी राइट्स, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, रिकेट्स का मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण क्या होगा, ऑप्शन हमारे हैं कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी, और विटामिन सी की कमी। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी। डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि कैल्शियम में भी जो है दांतों की आ जाती हैं और बीमारियां, फिर है आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इस तरह से हमने चारों ऑप्शन समझ लिए हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, विटामिन डी की कमी से, और ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है ना, इसलिए इसको जो है सनसाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न है, पेलाग्रा या पेलाग्रा किसकी कमी से उत्पन्न होता है, या पेलाग्रा कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो हमारे ऑप्शन है, ए है कैल्शियम, बी है विटामिन बी 3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, फिर है ऑप्शन सी विटामिन ए, फिर है विटामिन सी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विटामिन बी 3, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, एसीटेट का मुख्य उपयोग
किस में होता है? तो ऑप्शन हम अपने देख लेते हैं, खाद्य सामग्री के रूप में, वस्त्र निर्माण में, शुद्ध जल में, औद्योगिक संरचना में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वस्त्र निर्माण में, है ना। क्योंकि एसीटेट एक जो है क्या है, हम कह सकते हैं केमिकल है, तो जो खाद्य सामग्री में उपयोग होने से रहा, जल में होने से रहा, है ना। औद्योगिक रसायनों में भी इसका प्रयोग नहीं होता है, वस्त्र निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये एसीटेट क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ के लिए इसका यूज होगा, इसलिए करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, है ना। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, नायलॉन के किस गुण का उपयोग वस्त्र उपयोग में किया जाता है? देखिए लैंग्वेज आप थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि मतलब नायलॉन के किस गुण का हम उपयोग वस्त्र उपयोग में करते हैं, है ना। तो ऑप्शन हमारे हैं, उच्च तापमान सहनशीलता, बी है कम वजन, सी है जल अवशोषण क्षमता, डी है रंगहीनता। तो सबसे पहले जल अवशोषण क्षमता आप हटा दीजिए, क्योंकि जो है ये जितने प्राकृतिक रेशे होते हैं उनमें तो जल अवशोषकता होती है, कृत्रिम जो रेशे होते हैं उनमें जल अवशोषकता नहीं होती है, इसलिए ये हट जाएगा। फिर है रंगीनता, तो देखिए ये कोई विशेष गुण नहीं है। फिर जो है कम वजन, तो हल्का तो खैर होता है, लेकिन हमें क्या करना है, जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसकी चॉइस करनी है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उच्च तापमान सहनशीलता। ये नायलॉन का गुण है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न हम चलते हैं अगले प्रश्न के साथ, सिल्क के गुण क्या होते हैं? सॉरी। ऑप्शन हमारे हैं, सिल्क के गुण क्या होते हैं? ऑप्शन ए, कठोरता और खुरदरापन, बी है लचीला और मुलायम, सी है भारी और मोटा, डी है तेज जल अवशोषण क्षमता। तो सिल्क के गुण क्या होते हैं? ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, लचीला और मुलायम। और वैसे भी अगर यहाँ पर चमक का कोई ऑप्शन होता तो हम उसमें भी चमक के लिए भी ले आते, या मजबूती के लिए ले आते, वैभव के लिए भी प्रयोग होगा, राजसी के लिए भी प्रयोग होगा, है ना। फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट है कपड़ा इसका। तो ये आंसर इस तरह हो जाएगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा अगर यहाँ लचीला की जगह चमक होता, हम जो बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखिए, सिर्फ प्रश्न पे फोकस ना करिए, बात ध्यान ये रखनी है कि हमें जितने टाइम आप आज अपने आप को दे देंगे उतना ही टाइम जो है कल आपको जो है अन्य लोग देंगे। क्योंकि देखिए जो आगे पीछे का लेक्चर है थोड़ा सा वो भी ध्यान रखते हुए चलिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो है बहुत सी चीज़ें, जैसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए हमने इसका ये आंसर बताया लचीला और मुलायम, अगर आ जाए ऐश्वर्य और वैभव तो आंसर वो हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे पीछे की जो है चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ठीक है, तो अपनी इन्हीं लाइनों के साथ फिर हम चलिए बिल्कुल जोश के साथ। अभी भी देखिए क्लास आपके मॉर्निंग में अपलोड करेंगे, बज रहा है रात के लगभग करीब 12:15, और जो है किसी तरह से टाइम मैनेजमेंट करके हम आपके लिए जो है ये सीरीज लाए हैं। बहुत देर से इसका जो है हम प्लानिंग कर रहे थे, तो जो है पहले दिन की ये है हमारी सीरीज। तो इसमें कुछ जो भी चीज़ें हैं कम और जैसा भी है तो आप कमेंट करिएगा, हम अगले आगे से कल सुधार और कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसी के साथ आप अगला प्रश्न, वस्त्रों के रंग का चयन किस सतह पर आधारित होता है, सॉरी किस तत्व पर आधारित होता है? ऑप्शन हमारे हैं, समय, मौसम, रंग वैज्ञानिक, रंग और तापमान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा, मौसम पर, है ना। ये जो है मौसम पर हम चयन करेंगे, क्योंकि जो है मान लीजिए कि और अन्य चीज़ें तो फिर भी ठीक है, लेकिन मौसम के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनेंगे। जैसे कि जो जैसे मान लीजिए गर्मी है तो उसमें उसके अनुसार रंग, और जैसे भी कपड़े होते हैं ऊनी, रेशमी, सूती, वो भी उसी अनुसार हम पहनेंगे। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसम। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, वस्त्र निर्माण में कौन सा रासायनिक तत्व प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हम देख लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, सिलिकॉन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिलिकॉन।
फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। दालचीनी का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन हमारे हैं आयुर्वेदिक औषधि, फिर है वस्त्र निर्माण, फिर है खाद्य पदार्थ में स्वाद बढ़ाना, लास्ट है प्राकृतिक रंग। तो रंग तो होगा नहीं, आयुर्वेदिक औषधि तो ये है, लेकिन मतलब ऐसे तो एक मसाले में गिनती होती तो जो है, इसलिए अगर यहाँ पर ये ऑप्शन ना होता खाद्य पदार्थ वाला, कोई अन्य चीजें हो जाती, तो यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधि में भी प्रयोग किया जाता है। क्योंकि घरेलू जैसे उपचार आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी हमने बहुत सी चीजें बताई हैं, वीडियो में हमारी आप जाके देखिएगा। हेल्थ साइंस की जो पढ़ी हुई है उसकी भी एक जो है प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है खाद्य पदार्थ में स्वाद बढ़ाना, इसलिए हम हमेशा चॉइस करेंगे बेस्ट ऑप्शन की। इसलिए करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाना। फिर अगला प्रश्न है, रेन फॉरेस्ट सिंथेटिक फैब्रिक में क्या होता है? तो देख लेते हैं ऑप्शन हम अपने, प्राकृतिक तंतु, रासायनिक तंतु, प्राकृतिक रंग, रासायनिक रंग। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, रासायनिक तंतु होते हैं रेन फॉरेस्ट सिंथेटिक फैब्रिक में। वैसे भी देखिए सिंथेटिक फैब्रिक का मतलब ही वही हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा रासायनिक तंतु। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के बुनाई में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बुनाई चक्की, कपड़े छानने की मशीन, करघा, सिलाई मशीन। तो देखिए सिलाई मशीन तो कपड़े सिलने के लिए की जाती है, इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करघा। इस करघे पर ही जो है बहुत सारी जो है क्या लगे होते हैं, हार्नेस लगे होते हैं। और जैसे जैसे हार्नेस की संख्या बढ़ती जाती है, कपड़े में सुंदरता, सघनता कह सकते हैं वो बढ़ती जाती है। जैसे जैकार्ड बुनाई है उसमें बहुत सारे हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, और जैसे साधारण बुनाई होती है उनमें कम हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करघा, लूम जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जो है इस पर वस्त्र बुने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कपास की किस विशेषता का उपयोग वस्त्र उद्योग में होता है? तो कपास की कौन सी विशेषता हो जाएगी? तो देखिए ऑप्शन हमारे हैं उच्च तापमान सहन शक्ति, फिर है हल्का वजन, फिर है उच्च रंग संतृप्ति, अगला है उच्च अवशोषण क्षमता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन बेस्ट होगा, ऑप्शन इज जो है करेक्ट हो जाएगा डी, उच्च अवशोषण क्षमता। ये हमारे कपास की विशेषता है ना। और ये क्या करता है, पानी को जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जर्व कर लेता है, इसकी ऑब्जर्व पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, यही इसकी विशेषता है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि लिनन इससे भी ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करता है, और ये पानी में जो है जब गीला होता है तो इसकी 30% तक की मजबूती बढ़ जाती है, और यही ऊन के साथ जस्ट उल्टा होता है, उसकी 30 से 40% तक की मजबूती घट जाती है। ये जो है आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, उच्च अवशोषण क्षमता। अगला प्रश्न है, वस्त्र उद्योग में लिनन का प्रमुख उपयोग क्या है? तो लिनन का उपयोग हम देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन है गर्म वस्त्र बनाने में, हल्के और ठंडे वस्त्र बनाने में, ऊनी वस्त्र में, चमड़े के उत्पादन में। तो सबसे पहले एक जो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, चमड़े के उत्पादन में, वो भी गलत हो जाएगा। और ऊनी वस्त्र तो ये ऊनी ऊनी जो है, जो आपका ऊल रेशा होता है फाइबर, उससे बनते हैं। और गर्म वस्त्र बनाने में ये भी जब जो है गर्म वस्त्र का मतलब ये भी हो जाएगा, जो ये जानतो जगत से प्राप्त होते हैं रेशे, उनसे बनते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा हमारा क्या, ऑप्शन बी, हल्के और ठंडे वस्त्र बनाने में। लिनन जो है बिल्कुल इससे बहुत ही ये हल्का चमकदार रेशा है और बहुत ही मजबूत रेशा है। और लेकिन लिनन जो है कह सकते हैं कि ये बहुत ही राजसी का और कह सकते हैं वैभव का प्रतीक माना जाता है। और लिनन की उत्पादक भूमि क्या है, लिनन की उत्पादक भूमि हमारी है मिस्र। मिस्र को जो है क्या कह सकते हैं, लैंड ऑफ लिनन, मिस्र की जो है हमारी। और यहाँ पर कहते हैं क्या कि जैसे वैभव का, राजसी का प्रतीक है, शुद्धता का, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है लिनन। कहते हैं यहाँ पर जो मतलब लोगों का मानना था कि ये बहुत ही वैभवशाली है, तो इसलिए लोग यहाँ पर जो मम्मी होती थी उनको इसी वस्त्र में लपेट कर रखते थे, ताकि उनको मतलब पवित्र और शुद्ध माना जाता था। फिर देखिए चलिए इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हल्के और ठंडे वस्त्र बनते हैं। और इसमें पानी अवशोषण की क्षमता भी कह सकते हैं सूती या कपास से अधिक होती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा,
आज की सीरीज का वस्त्रों के सजीव रंग का कारण क्या होता है, यानी कि वस्त्रों में सजीवता जो रंग की होती है उसका कारण क्या है। तो ऑप्शन हमारे हैं रंगीन रासायनिक द्रव्य, बी है धातु कण, सी है रेशे की बनावट, डी है प्राकृतिक प्रकाश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेशे की बनावट। जब रेशे की बनावट जो है अच्छी होगी, बहुत ढंग से होगी, तो फिर रंगों में सजीवता का एहसास होगा, है ना। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फिर देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विराशिक वस्त्रों की देखभाल में कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए देख लेते हैं हम अपने ऑप्शन। उबालना, रंग स्थिरता का परीक्षण, सी पंखा लगाना, डी सुई से सीना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रंग स्थिरता का परीक्षण करना। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रासायनिक रंगों का प्रभाव वस्त्रों पर क्या होता है। ऑप्शन हमारे हैं टिकाऊ रंग, बी है हल्के रंग, सी है रंग बदलने का प्रभाव, डी है रंग का स्थायित्व, है ना। तो रासायनिक रंगों का प्रभाव ये है कि वो रंग क्या हो जाते हैं, बस रंग टिकाऊ हो जाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टिकाऊ रंग, है ना। फिर चलिए इसके साथ ही देखते हैं आज की सीरीज का, नहीं अब इसके बाद अभी आपके 2 प्रश्न बचे हैं। आज प्रश्न है हमारा, वस्त्रों में पॉलिएस्टर के उपयोग का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए हमारे हैं आसान धुलाई, बी है उच्च तन्यता शक्ति, सी है लचीलापन, डी है कम रंग परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उच्च तन्यता शक्ति, है ना। जो पॉलिस्टर है ये क्या होता है, इसकी जो है ये विशेषता है, ये कह सकते हैं इसका उपयोग का कारण क्या है, उच्च तन्यता शक्ति। इससे तन्यता शक्ति का मतलब होता है कि खिंचाव और तन्यता को, ये कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को सहन कर लेना, है ना। फिर जो है इस सीरीज का आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, वस्त्रों की चमक को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो चमक है उसको नियंत्रित करना। या कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो रेयान है जिसको जादुई रेशा, चमकदार रेशा कहा था, तो उसमें प्राकृतिक चमक बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कम करना और जो है उसको एक बैलेंस में लाना। तो बैलेंस में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन हमारे हैं मोम, रेजिन, आयोडीन, ब्लीच। तो सबसे पहले आयोडीन तो हम हटा ही देंगे कि एक प्रकार से एक ये मिनरल्स है। फिर इसके बाद भी आपका ब्लीच, तो ब्लीच क्या होता है, रंगों को हटाने के लिए या जो है दाग छुड़ाने के लिए और रंग को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बचा मोम, तो मोम का प्रयोग हम जो है मोम हो गया, पैराफिन हो गया, ये सब बाटिक छपाई में उसका प्रयोग करते हैं। फिर एक बचता है रेजिन, जो कि वस्त्रों की चमक कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, ठीक है। फिर इस तरह से ये हमारी जो है 50 डेज की सीरीज है, इसमें आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आप बने रहे हमारे साथ अगले 50 दिनों तक। इस 50 दिनों की सीरीज में हम मिलते हैं आपसे, लगातार जुड़े रहेंगे। कल आप जो है हमारी जो सीरीज होगी वो डे 2 होगा उसका, तो उस तरह से हम जुड़े रहेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे। देखिए यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, तो चिड़िया क्या बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इतनी जो है अपनी मोटिवेशनल लाइन के साथ या इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।